हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन में आपका स्वागत है। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राइटिंग टास्क 1 और प्राइमरली एकेडमिक वर्जन आइल्स का और उसको डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। उसके काफ़ी पहलू जो हैं, काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आती रहती हैं उससे रिलेटेड। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं इससे रिलेटेड एकदम डिटेल में एक बढ़िया वीडियो बनाऊं। तो शुरू करते हैं। बेसिकली एकेडमिक वर्जन आइल्स का राइटिंग टास्क 1। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है कि जो राइटिंग टास्क 1 है उसकी 33% वेटेज है ओवरऑल स्कोर में राइटिंग मॉड्यूल में। सो अगर मैं इसको चेंज्ड वर्ड्स में बोलूं तो बात यही होगी कि जो राइटिंग टास्क 2 है उसकी वेटेज डबल है इन कंपैरिजन टू राइटिंग टास्क 1। मान लीजिए कि अगर 9 में से आपको बैंड राइटिंग टास्क 1 में मिल रहे हैं, इसी तरह से 9 में से बैंड आपको राइटिंग टास्क 2 में मिल रहे हैं और फिर उसकी एवरेजिंग की जाएगी। राइटिंग टास्क 2 के स्कोर को 2 बार गिना जाएगा और राइटिंग टास्क 1 के स्कोर को 1 बार गिना जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही ना जरूरी समझें और आप ये सोचने लग जाएं कि राइटिंग टास्क की तो कोई वैल्यू ही नहीं है 1 की और मेरे को तो सिर्फ 2 पे ही फोकस करना है। नहीं, 33% भी एसेंशियल स्कोर है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर ऑफिशियली आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के एग्जामिनर्स जब आपकी राइटिंग को चेक करते हैं तो किन पहलुओं पर चेक करते हैं। उन्होंने ऑफिशियली पब्लिक किया हुआ है, जैसे कि मेरे पास इस समय ब्रिटिश काउंसिल का और आईडीपी का एक पब्लिक किया हुआ राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर है कि राइटिंग के बैंड को पब्लिक वर्जन उन्होंने दे रखा है कि बैंड डिस्क्रिप्टर वो किस तरह से बैंड देते हैं इसको। तो इसके करीब 4 पहलू हैं, उसमें से हम चारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं नंबर 1 जो पहलू है उसको डिस्कस करूंगा। पहला जो पहलू है इसका, द फर्स्ट वन इज टास्क अचीवमेंट। अब आप बोलेंगे भी मैं तो पूरा लिख के आया था तो टास्क अचीव हो गया। कुछ हद तक ये सही भी है पर कुछ हद तक ये सही नहीं है। मैं जैसे कि मसलन आपके पास एक टॉपिक को रीड आउट करता हूं, जैसे एक टॉपिक दे रखा है राइटिंग टास्क 1 का, उसकी मैं जो क्वेश्चन है उसको रीड करता हूं। द ग्राफ बिलो शोज इन परसेंटेज टर्म्स इन चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ डोमेस्टिक एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन होम्स इन द यूके। ये तो उसका सवाल है। पर अगली लाइन जो है, समराइज द इंफॉर्मेशन, यानी कि इसको आपको समरी फॉर्म में लिखना है बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। अब वो मेन फीचर्स पर फोकस करने के लिए पहले तो सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद उनको रिपोर्ट करने के लिए बोल रहा है एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। तो कंपैरिजंस वहां आपको करने ही होंगे जहां पर रेलेवेंसी है उनकी, जहां पर रेलेवेंस है उनकी, जहां वो जरूरी हैं। नंबर 1, उनके मेन फीचर्स को आपने हाईलाइट करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार एग्जाम में एक ऐसा ग्राफ, ऐसा कॉम्बिनेशन आता है जिसमें डेटा भरपूर है और कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि तो बहुत बढ़िया हो गया, हम तो इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और उनका राइटिंग टास्क 1 राइटिंग टास्क 2 जितना बड़ा लगता है, क्योंकि इसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा 175 वर्ड्स लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे आप। बट अब अगर आप सारी इंफॉर्मेशन डालने लग जाएंगे तो पहली तो बात है ना तो वो समराइज हुआ, दूसरी बात ना ही उसमें आपने केवल मेन फीचर्स निकाले, और तीसरी बात आपने कंपैरिजंस करने। अगर आप कंपैरिजंस पे मिस हो गए और बेनतहा बाकी इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं तो वो भी गलत होगा। तो सबसे पहला था टास्क अचीवमेंट। अब हम दूसरे पे चलते हैं, कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो लेमन लैंग्वेज में भी मैं समझा सकता हूं, पर मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप कोहेरेंस के डिक्शनरी मीनिंग को अंडरस्टैंड कीजिए। कोहेरेंस का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये कहता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। एक तो आप लॉजिकल रहिए, आपका लॉजिक जो है वाजिब होना चाहिए, एक बात। दूसरी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस लॉजिक में। ये नहीं कि कभी आप लॉजिकल थे फिर दूसरी जगह आप लॉजिकल नहीं थे। अब आपके मदर भी कभी खीर बनाते होंगे तो खीर कहीं से मीठा ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से गाढ़ी ज्यादा, कहीं से पतली, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी हैज टू बी द सेम। सो टास्क सारा कंसिस्टेंट होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। इलॉजिकल बात बीच में कोई नहीं कही होनी चाहिए। ये है कोहेरेंस का डिक्शनरी मीनिंग। अब हम कोहेजन की बात करते हैं कि भैया ये कोहेजन क्या चीज है। कोहेजन है द एक्शन ऑफ और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल। उस सारे को एक जैसा वो दिखे, वो सारा जो है हमें एक बराबर जैसा दिखे। उसका ये ना हो कि पार्ट नंबर 1 या पैरा नंबर 1 का ही और बात लग रही है और
जो आपने ओवरऑल दिखाया वो कहीं और जा रहा है, उसके बाद आप बॉडी जो बता रहे हैं वो कहीं और जा रही है। नहीं, वो सब तालमेल से एक जैसा नजर आना चाहिए, एक जैसा प्रतीत होना चाहिए। अब बात हम करते हैं तीसरे डिस्क्रिप्टर की, जो कि है लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, वोकैबुलरी है और कुछ नहीं है। और वोकैबुलरी अच्छी जो है, उसकी उसका चुनाव अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली देखिए 25% तो आपका स्कोर बढ़ता है, जितना भी है आपका उससे बेटर हो जाएगा। अब जैसे कुछ मसलन एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब वोकैबुलरी में आप वर्ब के तौर पर भी वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। डाउनफॉल है या अपवर्ड ट्रेंड है या फिगर गिर रही है, चढ़ रही है, बढ़ रही है, उसको एक्सप्लेन करेंगे वोकैबुलरी की मदद से। जैसे अ बूम, अब ये नाउन है, अब इंक्रीज एक बूम आ गया, ठीक है नहीं। उसके बाद आ जाता है अ जंप, अ सर्ज, सर्ज भी बढ़त होती है। इसी चीज को आप वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्ज्ड, जंप्ड, बूम्ड, ग्रोन, क्लाइम्ड, तो उसको आप वर्ब के मतलब एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं वर्ब की। तो इस तरह से जैसे अगर आप एक फिगर जो है वो बढ़त चढ़त, बढ़त गिरत इस तरह से हो रहा है तो ऑसिलेशन हो सकता है। उसके बाद अगर फिगर गिरावट की तरफ है तो द फिगर टुक अ नोज डाइव, नाक के बल गिरी, प्लमेटेड। फिगर स्टेडी है, सॉलिड है, फ्लैट है, प्लेन है, अनचेंज्ड है, रिमेन अनचेंज्ड है, रिमेन सॉलिड है। तो इस तरह के शब्द जो हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे एकेडमिक के राइटिंग टास्क 1 में, ताकि कि आपका स्कोर बढ़े। तो ये हो गया तीसरा क्राइटेरिया, लेक्सिकल रिसोर्स। अब हम फोर्थ और लास्ट क्राइटेरिया पे आते हैं, ग्रामर, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। एक तो रेंज भी हो आप में, अब रेंज किस तरह की डिस्कस करते हैं, और एक्यूरेसी होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देना टास्क को, कि समझ ही ना आए पढ़ने वाले को कि कह क्या रहे हैं आप, ये नहीं चलेगा। तो अब यहां पर ग्रामेटिकल रेंज में थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। करीब 3 तरह के इंग्लिश भाषा में जो है सेंटेंसेस जो हैं, हम किसी भी भाषा में, अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की कर लेते हैं, किसी भी भाषा में सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस वो है जिसके अंदर केवल एक क्लॉज है, एक बात है। कंपाउंड सेंटेंस जो है उसके अंदर एक से ज्यादा क्लॉज है, उदाहरण दूंगा अभी मैं, चिंता मत कीजिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है, दूसरा नंबर कंपाउंड सेंटेंस बोला आपको मैंने, तीसरा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला मैंने आपको। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 1 मेन क्लॉज होता है और एक या उससे ज्यादा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, वो पहले क्लॉज के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ग्रामेटिकल रेंज आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे आप एक एग्जीबिशन पे जाते हैं, एक स्टॉल पे खड़े हुए, सारा माल उन्होंने डिस्प्ले पे लगा रखा है तो ही बिकेगा, कोई आपका बैग नहीं खोल के देखने वाला कि आपके पास क्या है। आपको राइटिंग में खुद ही ये ग्रामेटिकल रेंज एग्जिबिट या पेश करनी पड़ेगी। अब जरा यहां पर आ जाते हैं, एक सेंटेंस है, कॉपीराइट लॉज आर नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। कॉपीराइट किसी भी चीज का, चाहे इस वीडियो का जो मैं बना रहा हूं या कोई गाने का या मूवी का या किसी भी चीज का, कॉपीराइट लॉज आर नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। ये है सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर जस्ट एक क्लॉज है और बात वहीं खत्म हो गई। अब बात करते हैं हम दूसरी कंपाउंड सेंटेंस की, जहां पर बेसिकली यहां पर एक से ज्यादा मेन क्लॉज हैं। क्लॉजेस दोनों ही मेन हैं परंतु इकट्ठे हैं, कंजंक्टेड है। अब यहां पर बात करते हैं, copyright laws are necessary for the society as they provide rewards and protection to the original artwork creators। कि copyright के जो laws हैं वो necessary हैं सोसाइटी के लिए, as they provide rewards, क्योंकि वो rewards provide करते हैं, अतः साथ में protection provide करते हैं original artwork creator को। तो ये दोनों main clauses हैं और इनको conjunct कर दिया गया, ये coordinate कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये बन गया compound sentence। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। भैया ये क्या चीज है, इसके अंदर एक क्लॉज जो है वो दूसरे मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है। उदाहरण, बिकॉज दे प्रोवाइड रिवॉर्ड्स एंड प्रोटेक्शन, कॉपीराइट लॉज आर नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। बिकॉज दे प्रोवाइड रिवॉर्ड्स एंड प्रोटेक्शन, कॉपीराइट लॉज आर नेसेसरी फॉर द सोसाइटी। कॉपीराइट लॉज इसलिए नेसेसरी हैं क्योंकि वो प्रोटेक्शन और वो रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, नेसेसरी हैं।
एक क्लॉज जो है मेन है, दूसरा क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट है, वह उस पर निर्भर है, उसका अलग कोई वजूद नहीं है, वो मेन क्लॉज के डिपेंडेंट के बाद ही पॉसिबल है। एक चीज मैं आपको और एडिशनल बताना चाहूंगा, बचपन में स्कूल में आपने अवश्य पढ़ा होगा एक्टिव और पैसिव। आई ड्रिंक वाटर, द वाटर वॉज ड्रंक बाय मी, या द वाटर इज ड्रंक बाय मी, राइट? आई यूज द कंप्यूटर, कंप्यूटर इज यूज बाय मी। सो एक्टिव पैसिव की भी जो यूसेज है राइटिंग टास्क 1 में, वो भी आप अपनी ग्रामेटिकल रेंज को दिखाने के लिए कर सकते हैं, बट एक्यूरेट हो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सो आज मेरा मकसद था कि आपको मैं एक्चुअली रूबरू कराऊं कि एग्जैक्टली किस तरह से इनकी बैंड डिस्क्रिप्टर काम करते हैं। मैं ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से सर्टिफाइड ट्रेनर हूं, 15 साल से करीब आइल्स पढ़ा रहा हूं। इसी तरह की आती और बहुत सारी वीडियोस मैं आने वाले टाइम में लेके आऊंगा। आपको एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे हमें अचीव करने हैं हाई बैंड लॉजिकली, इलॉजिकली नहीं कि बस हम मेहनत कर रहे हैं, वो भाई वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट जैसे एक सिंपल सी बात है, जो उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना है, तो फिर हमारे बैंड अपने आप आ जाएंगे। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन, ये घंटी बेल आइकॉन, इसको तो जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बस ये छोटा सा काम है, एक आप प्लीज हमारा ये चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, और बैठे बैठे घर बैठे आज के लॉकडाउन में आराम से बैठे हैं घर पे और नॉलेज लेते जाइए। मैं खुद बहुत बार आइल्स का एग्जाम दे चुका हूं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होल्डर हूं, किसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं बोल रहा हूं, और आपको बात हमेशा लॉजिकल बताता हूं, बस अपनी तरफ से बनाई हुई कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड इट। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, स्टे कनेक्टेड, थम्स अप टू यू, आई विश यू गुड लक। जिन लोगों का एग्जाम पेन एंड पेपर टेस्ट बुक्ड है, आने वाले दिनों में एग्जाम्स भी होंगे, आपको विश यू गुड लक। और कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट हैं वो तो हो ही रहे हैं, तो वो भी आप कभी भी बुकिंग करवा सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।